A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप चैनल पर जाकर फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2021 वाली, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 5 में मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने आप लोगों का अपने दूसरे चैनल पर केमिस्ट्री का एक टेस्ट लिया था और वहां पे लगभग सभी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उस टेस्ट को नहीं दिया है तो मैंने अपने दूसरे चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, हमें यहाँ पे इस कण की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करना है। एंगस्ट्रॉम में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता है कि बालू के कण की त्रिज्या कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही लिखा कि बालू के कण की त्रिज्या इज इक्वल टू हमें दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। अब ये जो आपकी त्रिज्या दी गई है ये मीटर में दी गई है, ध्यान रखिएगा। और हमसे यहाँ पे पूछा है कि इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी, यानी हमें इस कण की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू आपका होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो इसी रिलेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जो बालू के कण की त्रिज्या है ये आपको मीटर में दी गई है, अभी हम इसको क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे। ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये कैसे आया चलिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू आपका क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स, तब आप क्या बोलेंगे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। पावर आपकी यहाँ पे प्लस में हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे इसी दूसरे रिलेशन का यूज करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो चलिए इसी का यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बालू के कण की त्रिज्या आपको मीटर में दी हुई है, हमें यहाँ पे इसको एंगस्ट्रॉम में, इस कण की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका होता क्या है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया। तो चलिए अब इसको हम चेंज कर लेते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो त्रिज्या हमें कितनी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मीटर में यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10⁻10 से, और ये अब आपका एंगस्ट्रॉम में चेंज हो चुका है। ध्यान रखिएगा एंगस्ट्रॉम में आपका यहाँ पे अब चेंज हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1.6 ये तो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब हमें यहाँ पे इन पावर्स को सॉल्व करना है। तो 10⁻⁻⁴ है इंटू 10⁻10 है। तो देखिए यहाँ पे पावर जो आपकी है ये -4 है और यहाँ पे +10 है। तो प्लस
प्लस माइनस मिलके आपका माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर यानी 10 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी, तो 10 की पावर आपकी यहाँ पे आ जाएगी 6, और वो भी प्लस में आएगी। प्लस में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है, यहाँ पे जो 10 की घात 10 है ये पावर 10 है, ये प्लस में है, प्लस का साइन बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, लेस होगा, तो पावर आपके यहाँ पे हो जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस में। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 एंगस्ट्रॉम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना पता होना जरूरी था कि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका क्या होता है 10 रेज़ टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ये सब रिलेशंस मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताए हुए हैं, और आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें इनका काम लगेगा, इनका यूज होगा, तो यहां पे यूज हो भी रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, यानी आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि 1 मिनट बराबर आपका क्या होता है 60 सेकेंड होता है, ये सबको मालूम है। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। लेकिन 1 सेकेंड बराबर आपका क्या होता है, 1 सेकेंड बराबर आपका होता है 10 रेज़ टू दी पावर 6 माइक्रो सेकेंड। क्योंकि हमसे यहाँ पे ये पूछा गया कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो हमें यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में ही अपना आंसर लाना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ठीक है, और 1 सेकेंड बराबर आपका क्या होता है 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड। ये कैसे आता, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो मैंने आपको एक रिलेशन थ्योरी पार्ट में बताया था कि 1 माइक्रो सेकेंड बराबर आपका क्या होता है, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर आपका होता है 10 की घात -6 सेकेंड। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते, तब आपका आंसर क्या होगा 10 रेज़ टू दी पावर 6, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 6 माइक्रो सेकेंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपका आया, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा, लेकिन 1 सेकेंड बराबर आपका क्या होता है 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड, ये होता है। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमसे यहाँ पे 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड पूछा गया है, तो 1 मिनट बराबर हमने क्या लिखा है 60 सेकेंड लिखा है, 60 लिखूंगा, और 1 सेकेंड बराबर आपका 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड होता है। तो 60 में यानी जो आपका 60 सेकेंड था, इसमें आप क्या करेंगे, हम 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये आपका माइक्रो सेकेंड में चेंज हो जाएगा, और ये आपका माइक्रो सेकेंड में अब ये चेंज हो चुका है। अब चलिए आगे हमें इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना होगा, क्योंकि इस फॉर्म में आपका कहीं आंसर दिया 60 गुणे 10 की घात 6, कहीं आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को अभी आगे भी सॉल्व करना होगा। तो आगे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, ये 60 पे 60 जो आपका दिया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 60 को हम 10 की पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कोटिमान, जैसे कोटिमान में मैंने आपको बताया था 10 की पावर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए वही रूल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात के रूप में, देखिए 60 है, तो 60 को मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ 6.0, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है 6.0 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने आपको 10 की पावर के रूप में कन्वर्ट करना ऑलरेडी बताया हुआ, जब कोटिमान पढ़ाया था, वही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। तो 6.0 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए पॉइंट मैंने कितने अंक के बाद लगाया, 1 के बाद मैंने यहां पे लगाया हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर यहां पे 1 हो जाएगी। यानी मैं अगले स्टेप में इसको लिखना चाहूं, ये जो आपका 60 था, 60 को मैंने क्या किया 6.0 लिखा। अब अगले स्टेप में मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 6 और इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे देखिए एक संख्या के बाद मैंने यहाँ पे दशमलव लगाया हुआ है, तो 10 की घात 1 हो जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 6 और गुणे 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मान आपका 10 ही तो आएगा, यानी 6 गुणे 10 यानी 60। 60 को हमने यही लिख दिया 6 गुणे 10 की घात 1। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात 1, ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपकी यहाँ पे इंटू में यहाँ पे एक पावर दी है 10 की पावर 6, ये दी हुई है ना, ये दी हुई है, और माइक्रो सेकेंड में तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए 6 तो आपका ऐसे ही रहेगा,
और गुणे 10 की घात 1 और गुणे 10 की घात 6, तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 6 और देखिए 1, ये 10 की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 की घात 6 है, तो 6 और 1 मिलके आपका 6 गुणे 10 की घात 7 हो जाएगा। तो 6 गुणे 10 की घात 7 और माइक्रो सेकेंड, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस यही स्टेप आपको समझना था जो हमने यहाँ पे 60 को चेंज किया था, ध्यान रखिएगा। तो 6 गुणे 10 की घात 7 माइक्रो सेकेंड। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पे दिया है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। तो मैं आपको बता दूं 1 माइक्रोन बराबर आपका होता है 10 की घात -6 मीटर। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, अभी हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। हमें यहाँ पे 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन बराबर आपका क्या होता है 10 की घात -6 मीटर होता है। ये रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10⁻⁻⁶ मीटर में जीवाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर, तो इसीलिए 10 की घात -6 मीटर में जीवाणु की संख्या क्या हो जाएगी, 1 ही तो होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 मीटर में निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 1 और अपॉन में यहां पे हम क्या करेंगे 10⁻⁶ से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात -6 मीटर में जीवाणु की संख्या क्या है 1 है। अब हमें यहाँ पे 1 मीटर में जीवाणु की संख्या निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में आपका हो जाएगा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। अब क्या करेंगे 10⁻⁻⁶ को हम ऊपर भेजेंगे, जब ऊपर जाएगी तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, यानी 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या क्या मिल जाएगी 10⁻⁶। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका आधा सोल्यूशन तो यहीं पे दे दिया गया था, जो आपका यहाँ पे माइक्रोन लिखा हुआ था, यहीं पे अगर आप समझ जाएंगे कि हाँ 1 माइक्रोन बराबर आपका 10 की घात -6 मीटर होता है, तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 10⁻⁶ होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चक्कर लगाता है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको सभी रिलेशन पता है तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय कितना है 10⁻⁻⁶ नैनो सेकेंड। यही तो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 की घात -6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तो यही मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर घूमने में लिया गया समय इज इक्वल टू कितना है 10 की घात -6 नैनो सेकेंड है। तो हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में चक्कर लगाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका नैनो सेकंड में हमें इसको चेंज करना होगा सेकंड में, क्योंकि हमसे लास्ट में ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चक्कर लगाता है। तो हमें यहाँ पे नैनो सेकंड को क्या करना होगा सेकंड में चेंज करना होगा। ध्यान रखिएगा, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि 1 नैनो सेकंड बराबर आपका क्या होता है 10⁻⁻⁹ सेकंड होता है। तो यहाँ पे 10 की घात -6 नैनो सेकंड में आपके कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 10 की घात -6 नैनो सेकंड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶ और इनटू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10⁻⁹ सेकंड से, और फिर ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये जो नैनो सेकंड है ये आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁹ है। देखिए दोनों पावर आपकी नेगेटिव में है, -6 और
-9, तो माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा। 6 और 9 जब ऐड होगा तो आपका आएगा 15, लेकिन माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 10⁻⁻15 सेकेंड, ये आपका यहाँ पे अब सेकेंड में चेंज हो चुका है, ध्यान रखिएगा। सेकंड में हमने चेंज कर लिया है, जो आपका यहाँ पे 10⁻⁻6 नैनो सेकंड दिया हुआ था, इसको हमने क्या किया, अब सेकंड में चेंज कर लिया है। तो इसका मतलब हम आगे क्या लिख सकते हैं कि 10⁻⁻15 सेकंड में चले चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻6 नैनो सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो 10⁻⁻6 नैनो सेकंड को हमने यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट किया तो आया हमारा 10⁻⁻15 सेकंड। इसका मतलब 10⁻⁻15 सेकंड में चले चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 ही तो होगी, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना, अब हमें यहाँ पे 1 सेकंड में चले चक्करों की संख्या निकालना है। तो 1 सेकंड में चले चक्करों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो 1 सेकंड में चले चक्करों की संख्या 1, और अपॉन में आपका यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 10⁻⁻15 से, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी ऊपर क्या देखा कि 10⁻⁻15 सेकंड में चली गई चक्करों की संख्या आपकी क्या थी, 1 थी। तो यहाँ पे 1 सेकंड में चले चक्करों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1, और अपॉन में आपका 10⁻⁻15। अब क्या करेंगे, 10⁻⁻15 को ऊपर भेज देंगे तो ये ऊपर आके आपका प्लस में हो जाएगा, यानी 10⁻15 चक्कर। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका ये सिंपल सा था, बस आपको यहाँ पे रिलेशंस पता होने चाहिए कैसे हमें चेंज करना है, तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 10⁻15 चक्कर, चलिए देखते हैं कहां पे दिया गया है, ऑप्शन में। तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में चेंज करना था नैनो सेकेंड को, किसमें, सेकेंड में चेंज किया, फिर इसके बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें मिला 10⁻15 चक्कर। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया हुआ था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है विद्युत धारा का, ऑप्शन बी ताप का, ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता का, और ऑप्शन डी दिया है ऊष्मा का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो केल्विन है ये ताप का होता है। ठीक है, किस राशि का मात्रक होता है, ताप का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका एक न्यूमेरिकल दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लकड़ी के गुटके की लंबाई है, लंबाई कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा है कि MKS प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए MKS में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, MKS प्रणाली में हमसे गुटके का आयतन पूछा गया है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया है कि लकड़ी के गुटके का आयतन, हमें यहाँ पे MKS प्रणाली में गुटके का आयतन निकालना है। तो देखिए लकड़ी के गुटके का आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमें लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। क्योंकि हमें यहाँ पे MKS प्रणाली में गुटके का आयतन निकालना है, तो सेंटीमीटर को हमें क्या करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। देखिए आपके ऑप्शंस में भी कहीं सेंटीमीटर नहीं, मीटर में आपका दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो मीटर में हमें चेंज करना होगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब 20 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 यानी 20 इंटू 10⁻⁻2, और ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए लंबाई आपको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दी है, तो 20 लिखा और गुणे 10⁻⁻2 कर दिया, क्योंकि हमें इसको मीटर में चेंज करना, तो ये मीटर में चेंज हो चुका है। फिर इसी प्रकार आपकी चौड़ाई यहाँ पे कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 गुणे 10⁻⁻2 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपकी यहाँ पे
ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 और गुणे 10 की घात -2 कर देंगे। मीटर में चेंज करना है हमको तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका, अब मैंने नीचे क्या लिख दिया, यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आयतन निकालना है तो मीटर क्यूब तो रहेगा ही, तो मीटर क्यूब यहाँ पे आ गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं इनका गुणा करवाइए, 20 गुणे 30 गुणे 10, क्या 20 गुणे 30 और गुणे 10, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6000, यानी 6000 आपको यहाँ पे मिलेगा, 6000 मिलेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया 6000। अब पावर्स को देखें, यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -2, 10 रेज़ टू द पावर -2, 10 रेज़ टू द पावर -2, मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, यहाँ पे घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -6 आपका हो जाएगा। -2 -2 -2 जब ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 10 रेज़ टू द पावर -6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 6000 और इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 और मीटर क्यूब, ध्यान रखिएगा मीटर क्यूब में ये आपका होगा आयतन है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस फॉर्म में तो आपका कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अभी हमें इसको आगे भी सॉल्व करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका ये 6000 है, 6000 लिखा हुआ है, अब हम इसको क्या करेंगे, 10 की घात के रूप में चेंज करेंगे, जैसे कोटि मान में करते हैं, वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 6000 को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रुकिए मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 6000, ये लिख दिया। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा पॉइंट, ये पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद 1 2 3 0, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखिए पॉइंट मैंने कितने अंक के बाद, 1 2 3 ना, 3 के बाद लगाया है, यानी 10 की घात आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 की घात आपकी हो जाएगी यहाँ पे 3, क्या हो जाएगी, 10 की घात आपकी यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो अगले स्टेप में जब मैंने यहाँ पे 6.000 कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3। तो देखिए अगर आप 6 गुणे 10 की घात 3 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 तो ऐसे ही रहेगा, और 10 की घात 3 का मान क्या होता है, 1000 होता है, क्या होता है 1000। तो 1000 की मल्टीप्लाई आप 6 में करवाएंगे तो आपको 6000 ही तो मिलेगा। तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 6000 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणे 10 की घात 3, तो 6000 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणे 10 की घात 3, ये लिख सकता हूँ ना, ये लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया, और एक पावर आपकी 10 की घात -6 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 10 की घात -6 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, तो देखिए 6 तो ऐसे ही रहेगा आपका 6 गुणे, और यहाँ पे देखिए 10 की घात 3 ये प्लस में है, और ये 10 की घात -6 ये माइनस में है, तो ये प्लस माइनस मिलके आपका माइनस हो जाएगा। और जब यहाँ पे पावर लेस होगी तो आपकी 10 की पावर क्या आएगी, तो देखिए 6 में से 3 को लेस करेंगे, और देखिए यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे जो पावर आएगी माइनस में, यानी 10 की घात -3, यानी मैं 6 गुणे 10 की घात -3 और मीटर क्यूब में, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर क्यूब, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बस आपको यहाँ पे जब पावर चेंज करेंगे ना, यही आपको यहाँ पे ध्यान देना, यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोटिमान वाला रूल बताया है ना, बस वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा जब हम चेंज करेंगे पावर को। यहाँ पे 6000 को 10 की घात के रूप में चेंज करेंगे तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर क्यूब कहाँ दिया हुआ है, तो 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर क्यूब ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.310 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, और देखिए आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा भी गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 है, 0.3110 ये, यानी 0.310 ये आपका है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 10 की घात 3, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही इसका रूल बताया हुआ, हमें पावर यहाँ पे 10 की पावर से कोई मतलब नहीं होता, हमें इसको देखना है। तो देखिए 0.310 ये आपका दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये दशमलव से पहले आपका यहाँ पे ये कौन सा अंक है,
क्या अशून्य अंक है? अशून्य अंक से मतलब 1 2 3 होता है, तो ये तो अशून्य अंक नहीं, ये तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये शून्य है। शून्य है तो ये हमारा सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपका 3 1 और ये 0 जो है, ये तीनों आपके सार्थक अंक होंगे, यानी सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे 3 होगी। चलिए ऑप्शन में चेक करते, 3 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सार्थक अंक के सभी रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, अगर आपने रूल पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया कि कार्य का सीजीएस मात्रक है। देखिए आपसे यहाँ पे सीजीएस पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको इससे पहले जब पार्ट 5 में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वहां पे मैंने आपको बताया था। तो कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार, एक बार 2013 में और एक बार 18 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन दो फिर से आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट से यानी मात्रक से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और कई बार पूछे जा चुके, ध्यान रखिएगा। तो कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है? अर्ग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 कि बल का सीजीएस मात्रक है। आपसे बल का सीजीएस मात्रक पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी डाइन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बल का सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी कंफ्यूज होते हैं, वो न्यूटन पे टिक कर देते हैं। न्यूटन ध्यान रखिएगा ये एसआई पद्धति में होता है, ध्यान रखिएगा एसआई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तब आप क्या बोलेंगे? एसआई पद्धति में आपका होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में आपका होता है डाइन। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया है कि वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में अभी पूछा नहीं गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है। ऑप्शन सी देख के आप तुरंत बता देंगे। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी फुट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, न्यूटन। न्यूटन जो है ये दूरी का मात्रक नहीं होता, बड़े आसानी से आप यहाँ पे बता पाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया है कि एक पिंड के द्रव्यमान की माप 3 व्यक्तियों द्वारा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? 3000 ग्राम, फिर यहाँ पे 3.00 किलोग्राम, फिर आपका दिया है तथा 3.0 इंटू 10⁻³ ग्राम बताई गई। इनमें से सबसे शुद्ध माप है। आपसे यहाँ पे सबसे शुद्ध माप पूछी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी यहाँ पे माप दी गई है, तीनों माप आप चेक कीजिए। ये आपका 3000, फिर यहाँ पे आपका 3.00, फिर आपका 3.0 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये आपका दिया हुआ है। इन तीनों में आप देखिए किसमें सबसे ज्यादा सार्थक अंक है। तो आप तीनों में चेक करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे 3000 है, इसमें सबसे ज्यादा सार्थक अंक है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? जो आपका यहाँ पे 3000 लिखा है, 3000 ग्राम जो आपका है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4, सबसे ज्यादा सार्थक अंक यहाँ पे है। तो 3000 में सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए ये सबसे शुद्ध माप होगी। तो ऑप्शन में 3000 कहाँ पे दिया है? 3000 ग्राम, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आपको देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, जो आपको माप यहाँ पे दी गई थी, माप दी गई थी, आपको चेक करना था। सबसे पहले आपका 3000 है, फिर 3.00 किलोग्राम, फिर 3.0 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये दिया था। इन तीनों में आपको देखना था कि किस में सबसे ज़्यादा सार्थक अंक हैं। तो देखने से ही पता चल रहा है जो यहाँ पे 3000 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है वही आपकी सबसे शुद्ध माप होगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल 32 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया है। अभी भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं जो कि मैं आपको कल करवा दूंगा, और कल की वीडियो में ये आपका जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।